नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब कोई अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारत का धन इंग्लैंड कैसे गया, धन निष्कासन सिद्धांत क्या है। अगर देखा जाए भारत में ब्रिटिश शासन के समय भारतीय उत्पाद का वह हिस्सा जो जनता के उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं था, बल्कि राजनीतिक कारणों से जिसका प्रवाह इंग्लैंड की ओर हो रहा था, जिसके बदले में भारत को कुछ नहीं प्राप्त होता था, उसे आर्थिक निष्कास या धन निष्कासन की संज्ञा दी गई है। धन निकासी की अवधारणा वाणिज्यवादी सोच के क्रम में विकसित हुई थी। धन निष्कासन के सिद्धांत पर उस समय के अनेक आर्थिक इतिहासकारों ने अपने मत व्यक्त किए हैं। इनमें दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में सबसे पहले आर्थिक निकास की अवधारणा प्रस्तुत की और उन्होंने धन निष्कासन की सभी बुराइयों की बुराई कहा, एविल ऑफ एविल्स कहा था। अगर देखा जाए दोस्तों, भारतीय धन का निकलकर इंग्लैंड जाने से भारत में पूंजी का निर्माण और संग्रहण नहीं हो सका, जबकि इसी धन से इंग्लैंड में औद्योगिक विकास के साधन गति तेज बढ़ गई थी। ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को इस धन से जो लाभ प्राप्त हो रहा था उसे पुनः पूंजी के रूप में भारत में लगा दिया जाता था और इस प्रकार भारत का शोषण दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। इस धन के विकास से भारत में रोजगार तथा आय की संभावनाओं पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। धन का यह अपार निष्कासन भारत को ही अंदर कमजोर बनाते चला गया। अगर देखा जाए, वाणिज्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत धन की निकासी उस स्थिति को कहा जाता है जब प्रतिकूल व्यापार संतुलन के कारण किसी देश से सोने चांदी जैसे कीमती धातुएं देश से बाहर चली जाएं, और माना यह जाता है कि प्लासी के युद्ध से 50 वर्ष पहले तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय वस्तुओं की खरीद के लिए 2 करोड़ रुपए की कीमती धातु भारत लाई थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी के इस कदम की आलोचना की गई थी, किंतु कर्नाटक युद्धों और प्लासी बक्सर युद्ध के बाद जो परिवर्तन आया, बंगाल में ब्रिटिश दीवानी कंपनी को प्राप्त होने के साथ कंपनी ने अपने निवास की समस्या को सुलझा लिया। अब आंतरिक व्यापार से जो प्राप्त रकम, बंगाल की लूट से प्राप्त रकम और बंगाल की दीवानी से जो रकम हुए थे, उनके योग के एक भाग का निवेश भारतीय वस्तुओं के खरीद के लिए होने लगा था। अगर देखा जाए, इस प्रकार से भारत ने ब्रिटेन के जो निर्यात किया उसके बदले भारत को कोई आर्थिक या भौतिक वित्तीय लाभ प्राप्त नहीं हुआ था। बदले में बंगाल की दीवानी से प्राप्त राजस्व का एक भाग वस्तुओं के रूप में भारत से ब्रिटेन हस्तांतरित होता रहा। इसे ब्रिटेन के पक्ष में भारत से धन का हस्तांतरण कहा जाता है। अगर देखा जाए दोस्तों, यह प्रक्रिया 1813 तक चलती रही और किंतु 1813 ईस्वी के चार्टर के तहत कंपनी का राजस्व खाता, कंपनी का व्यापारिक खाता अलग अलग हो गया था। अगर देखा जाए, जो भारत का धन इंग्लैंड चला गया था। अगर देखा जाए, जो इसके स्रोत हैं, कितने चरणों में धन निष्कासन हुआ। अगर देखा जाए, दादा भाई नौरोजी सबसे पहले धन निष्कासन के सिद्धांत देते हैं। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले जो चरण आता है वाणिज्यवादी चरण, यानी 1757 से 1813 तक। इस चरण में ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य भारतीय व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना, अधिक से अधिक मुनाफा कमाना और भारतीय व्यापार के लिए ब्रिटेन से लाए जाने वाले धन को बंद करना और भारतीय धन से जो लूट, दस्तक या दुरुपयोग और व्यापारिक एकाधिकार से प्राप्त आय या धन से भारतीय वस्तुओं को खरीदने व निर्यात करना था। अगर देखा जाए, पहला चरण वाणिज्यवादी चरण होता है जो कि 1757 से 1813 तक चलता है। दोस्तों, अगर देखा जाए, जो दूसरा चरण होता है औद्योगिक पूंजीवादी चरण, औद्योगिक क्रांति जिसे कहा जाता है, भारत के धन से औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ था। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के बाद एक नवीन राजनीतिक व आर्थिक परिदृश्य उभर कर आया। इस परिदृश्य में ब्रिटेन में एक सशक्त मध्यम वर्ग उभर कर आने लगा जो औद्योगिक क्रांति से पैदा हुआ था। इसके बाद अगर देखा जाए, इस मध्य वर्ग के हित में ब्रिटेन और भारत के बीच के आर्थिक संबंधों का पुनर्निर्धारण करना अनिवार्य हो गया था। इस परिप्रेक्ष्य में 1813 तक अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और भारतीय व्यापार वाणिज्य को पूरे ब्रिटिश
नागरिकों के लिए खोल दिया गया और इसके बाद ब्रिटिश सामग्रियों से भारतीय बाजार भर गया। इसके बाद जो ब्रिटिश जो सामान होते थे भारतीय व्यापार में भर गया और वो लोग अपने सामान को भारत में बेचने लगे, जिससे भारत में धन का निष्कासन सिद्धांत होने लगा था। उनकी जो वित्तीय नीति थी अंग्रेजों की काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ हो गई थी। तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। इस अवधि में ब्रिटिश सरकार की जो आर्थिक नीति की मुख्य मांग थी ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चा माल और ब्रिटिश उत्पादित सामग्रियों के लिए बाजार। अगर देखा जाए दोस्तों, जो औपनिवेशिक पूंजीवाद होता है 1857 के बाद, अगर देखा जाए इसमें इस अवधि में ब्रिटेन में औद्योगिकरण से जो पूंजी का निवेश भारत में किया जाने लगा, क्योंकि भारत ब्रिटिश पूंजीपतियों के द्वारा अपने पूंजी निवेश के लिए एक उत्तम स्थान था। और इस तरह ब्रिटिश सरकार जहाजरानी उद्योग, बीमा एजेंसी, बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में पूंजी का निवेश करने लगी और इस निवेश से प्राप्त होने वाले ब्याज और लाभांश दोनों ही निष्कासन की प्रक्रिया शुरुआत होने लगी थी। अगर देखा जाए दोस्तों, जो धन निष्कासन का सिद्धांत है इतिहासकारों में बहुत ज़्यादा मतभेद भी है और बहुत सारे इतिहासकार इसका समर्थन भी करते हैं। अगर देखा जाए जॉन स्ट्रेसी जैसे साम्राज्यवादी इतिहासकार कहते हैं ब्रिटेन ने भारत का धन नहीं लूटा, बल्कि ब्रिटेन ने भारत में उत्तम प्रशासन, सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं का विकास किया। यह जॉन स्ट्रेसी कहता है और उसके बदले में पारिश्रमिक धन प्राप्त किया। और इसी क्रम में मॉरिस डी मॉरिस कहना है भारत ने ब्रिटिश सरकार की भूमिका एक सजग चौकीदार की तरह है, जिसने भारत में विकास की संभावनाओं की एक छत्र छाया प्रदान किया। अगर देखा जाए दोस्तों, दादा भाई नौरोजी इसे लूट का संपत्ति बताते हैं। दादाजी भाई से धन निष्कासन सिद्धांत में जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने धन के निष्कासन की प्रक्रिया पर जो प्रकाश डाला है। अगर देखा जाए दादा भाई नौरोजी प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने धन के निष्कासन की प्रक्रिया को चिन्हित करते हुए बताया कि किस तरह ब्रिटिश सरकार राजस्व, उद्योग और व्यापार स्रोत के माध्यम से भारतीय धन का निष्कासन करती है। और दादा भाई नौरोजी का सिद्धांत काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिद्धांत माना जाता है। अंग्रेज किस तरह हमारे देश में आते हैं, हमारे देश को लूटते हैं और हमारे देश के धन को अपने देश ले जाते हैं, इंग्लैंड ले जाते हैं। दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। धन निष्कासन का सिद्धांत सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने दिया था और उनकी फेमस पुस्तक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगर देखा जाए जो भारत में ब्रिटिश शासन में जो समय था, भारतीय उत्पाद का वह हिस्सा जो जनता के उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं था, बल्कि राजनीतिक कारणों से जिसका प्रवाह इंग्लैंड की ओर हो रहा था, वह धन इंग्लैंड की ओर जा रहा था और इंग्लैंड काफ़ी ज़्यादा पूंजीपति हो रहा था और इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति का विकास होता है। भारत के चलते ही इंग्लैंड में जो भारत का धन था वह इंग्लैंड काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गया था, एक सुपर पावर था इंग्लैंड। अगर देखा जाए 18वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य जो उसका इंग्लैंड एक सुपर पावर की भूमिका में था और अपनी नीतियों को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करने लगा था इंग्लैंड, और जिसके चलते वहाँ औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ, नए नए उद्योग खुले इंग्लैंड में। वह भारत का जो धन गया था, जो भारत का जब धन जाता तो वह देश वैसे ही पूंजीपति हो सकता है। आप सब जानते हैं भारत उस समय काफ़ी ज़्यादा पूंजीपति थी, लेकिन भारत के जो क्षेत्रीय राज्य थे उनके अंदर एकता नहीं थी, एक उनके समन्वय की भावना नहीं थी, राष्ट्रीय एकीकरण नहीं था, जिसके चलते भारत का धन इंग्लैंड चला गया। और भारत का धन जब इंग्लैंड चला गया तो आप सब जानते हैं ब्रिटेन तो वैसे ही ताकतवर बन जाएगा। पहले ताकतवर था, उसके जो उपनिवेश थे वह सभी देशों में फैले थे। एक छोटा सा राज्य, आप जरा सोचिए, एक छोटा सा राज्य पूरे विश्व में कब्जा कर लिया था उस समय। एक सुपर पावर, एक यूनिक ताकत बन के बैठा था इंग्लैंड की जो नीति थी बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। वह पूरा अपना साम्राज्यवाद खड़ा करना चाहती थी इंग्लैंड। और भारत में जो वायसराय भी हुए हैं वह भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हुए हैं और उन्होंने इंग्लैंड के प्रसार को आगे बढ़ाया, चाहे वह लॉर्ड डलहौजी हो, लॉर्ड लिटन हो, आपके चाहे लॉर्ड कर्जन हो। ये जो वायसराय थे, लॉर्ड, अगर देखा जाए जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिंक, इनकी जो नीतियां थी भारत में अंग्रेजी साम्राज्यवादी नीति को बढ़ाना था। इसका जो प्रमुख माना जाता है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी
हमेशा विलय सिद्धांत करता था लॉर्ड डलहौजी, आप सब जानते हैं। तो दोस्तों, भारत का धन इंग्लैंड कैसे गया, आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लिए होंगे, आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। दोस्तों, आप 2023 में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 2023 सिर्फ आपका है। फोड़ दीजिए 2023 आप इस साल को। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।